हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था पाचन तंत्र के भागों के अंतर्गत हमने देखा था, पहला क्या देखा था, माउथ के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था टीथ के बारे में देखा था, तथा इसके अंतर्गत हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, जीवा के बारे में भी देखा था। तथा पाचन तंत्र का जो सेकंड भाग था दोस्तों, वो कौन सा था, ईसोफेगस था। ईसोफेगस का भी हमने अध्ययन कर चुका है। तथा इसके बाद जो हमारा भाग था वो स्टमक, तीसरा जो भाग था स्टमक, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो अगला भाग है दोस्तों, वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो हमारा भाग था माउथ का, हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है पिछली वीडियो में। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा पाचन तंत्र का भाग है दोस्तों, वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, क्या होता है तथा उसके कौन कौन से भाग है तथा वह पाचन की क्रिया में किस प्रकार हेल्प करता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालकर लिखते हैं, चौथा जो भाग है कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 6.5 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है दोस्तों। 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, किंतु इसे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई तो इतनी बड़ी होती है, फिर भी इसको छोटी आंत कहने के पीछे इसका रीजन क्या है। तो इसको छोटी आंत कहने के पीछे रीजन यह है कि इसका जो डायमीटर या व्यास होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में कम होता है, इसलिए हम लोग इसे छोटी आंत कहते हैं। अगर इसके लेंथ की बात करें तो 6 से 6.5 मीटर के लगभग होती है दोस्तों। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 1 इंच के लगभग होती है। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो उसका जो डायमीटर होता है दोस्तों 3 से 3.5 इंच के लगभग होता है, किंतु स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो 1 इंच के लगभग होता है। इसी कारण इसको इतनी बड़ी लंबी होने के कारण भी इसे छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो अगला जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है दोस्तों, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही भी लिख देता हूं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर पार्ट की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट होता है दोस्तों, इसके 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसे डियोडिनम कहते हैं, तथा इसका जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग जेजुनम, तथा इसका जो तीसरा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डियोडिनम, तथा इसका जो सेकंड भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेजुनम, तथा इसका जो थर्ड पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। चलिए इसके लोकेशन की बात करें कि कहां पर पाया जाता है, इसे डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो जहां पर से हमारा स्टमक का पार्ट्स खत्म होगा वहां पर से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं इसके लोकेशन को डायग्राम के थ्रू। तो जैसे कि आपने देखा ये स्टमक का पार्ट यहाँ से खत्म होता है, तो यहीं से क्या स्टार्ट होगा हम लोग का, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक का पार्ट जहां से खत्म होगा वहीं पर से क्या स्टार्ट होगा, वहीं पर से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती। तो हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर होती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर इसके हम लोग इस वाले भाग की बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डियोडेनम, तथा इसका जो युवा आकार का जो भाग होता है एक नली के समान दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेजुनम, तथा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग जहां से लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि जहां पर से स्टमक का पार्ट्स खत्म होता है वहां पर से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है तथा इसके 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग होता है उसे हम लोग डियोडिनम कहते हैं तथा इसका जो सेकंड भाग जो यू आकार का होता है उसे हम लोग जेजुनम कहते हैं तथा इसका जो थर्ड पार्ट होता है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है तथा लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है उसे हम लोग इलियम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा। तो चलिए देखते हैं पहला जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग, आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। इसे क्या हेडिंग डालोगे, इसे डालना हेडिंग पहला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत एक करके लिखना। तो आप देखे थे, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत कितने ऑर्गन जुड़े थे, 2 ऑर्गन जुड़े थे। कौन कौन से ऑर्गन थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ऑर्गन जुड़े थे। कौन कौन से देखे थे हम लोगों ने, पहला लीवर देखा था तथा दूसरा कौन सा था, पेंक्रियास। पहला जो ऑर्गन जुड़ा था लीवर था तथा दूसरा जो ऑर्गन हम लोगों ने देखा था वो कौन सा था, पेंक्रियास या फिर जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। तो आप हेडिंग डालकर लिखिए, पहला क्या है, लीवर। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था एक डायग्राम, हम लोगों ने डायग्राम देखा था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोले थे क्या, डियोडिनम तथा इस वाले पार्ट्स हमने क्या कहा था, जेजुनम तथा इसे हम लोग ने क्या कहा था, इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम वाला भाग होता है वहां पर से 2 ऑर्गन्स जुड़े होते हैं जिसे हम लोग लीवर या फिर पेंक्रियास कहते हैं। तो कहां पर से लीवर जुड़ा रहेगा, यहां पर से क्या जुड़ा रहता है, लीवर जुड़ा रहता है तथा डियोडिनम वाले भाग से क्या जुड़ा रहता है, पेंक्रियास जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, पेंक्रियास जुड़ा रहता है। तो आप लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम लोग को 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं। पहला ऑर्गन था लीवर तथा दूसरा कौन सा था, पेंक्रियास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग से लीवर तथा पेंक्रियास जुड़े रहते हैं। तो हम देखेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इसको अलग से डायग्राम बनाते हैं तथा समझते हैं। तो हम इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। एक कौन सा डियोडिनम वाला भाग है जहां पर से क्या जुड़ा रहता है, ये डियोडिनम वाला भाग है जहां पर से क्या जुड़ा रहेगा, जहां पर से देखते हैं लीवर जुड़ा है, जहां पर से क्या जुड़ा है, लीवर जुड़ा था। इसी वाले भाग से क्या जुड़ा रहेगा, पेंक्रियास जुड़ा रहेगा। पेंक्रियास इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत डियोडिनम वाले भाग का अध्ययन कर रहे हैं। ये कौन सा वाला भाग है, डियोडिनम वाला भाग है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला जो भाग है डियोडिनम है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो डियोडिनम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन जुड़े होते हैं, पहला जो ऑर्गन है दोस्तों लीवर है तथा दूसरा कौन सा ऑर्गन है, पेंक्रियास जुड़ा रहता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन आता है दोस्तों, स्टमक में जो भोजन था उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। कायम से तात्पर्य है कि जो पचित भोजन और अपचित भोजन का जो मिक्स था उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। तो जैसे ही भोजन डियोडिनम वाले भाग पर पहुंचता है तो जो पेंक्रियास और लीवर जो है एक जूस का सिक्रेशन करती है, ठीक है, एक जूस का सिक्रेशन करती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही भोजन डियोडिनम वाले भाग पर पहुंचता है तो लीवर अपने जूस का सिक्रेशन कहाँ करती है, डियोडिनम वाले पार्ट्स में करती है। कहाँ पर करती है, डियोडिनम वाले भाग पर करती है। तो जो लीवर है दोस्तों, डियोडिनम वाले पार्ट से एक डक्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है। उस डक्ट को क्या बोलते हैं, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट किसे कहते हैं, लीवर जो है डियोडिनम वाले भाग से जिस डक्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है उस डक्ट को क्या बोलते हैं, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही भोजन डियोडिनम वाले भाग पर पहुंचता है तो लीवर अपना एक जूस का सिक्रेशन करती है। तो इतना हम लोगों ने देखा है। तो देखते हैं कि उस जूस का नाम क्या है। उस जूस का नाम है दोस्तों, लीवर एक जूस का सिक्रेशन करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं।
बाइल जूस कहते हैं। तो लीवर है दोस्तों, जैसे ही भोजन डिओडेनम वाले भाग पर पहुंचता है तो जूस का सीक्रेशन करते हैं, उस जूस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस दोस्तों, बाइल जूस का कलर कैसा होता है, बाइल जूस की अगर बात करें तो इसका जो कलर होता है दोस्तों ग्रीन कलर का होता है। इसका इसका जो कलर कौन सा होता है दोस्तों, ग्रीन कलर का होता है। और आप जानते हैं कि साइंस में किसी भी कलर के पीछे कोई ना कोई पिगमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी प्रकार जो ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट है दोस्तों वो कौन सा है, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, तो बिलीवर्डिन नामक वर्णक के कारण बाइल जूस का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और अगर इसके जो पीएच की बात करें तो 7.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो हम लोगों ने देखा लीवर क्या करती है, जैसे ही डिओडेनम वाले भाग पर भोजन पहुंचता है तो क्या करती है, बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। और बाइल जूस का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है बोलेंगे तो बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो हम लोगों ने देखा लीवर के बारे में। तो चलिए थोड़े से हम लोग लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं, या लीवर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वह किस प्रकार से पाचन की क्रिया में हेल्प करता है, तो उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा ऑर्गन था लीवर था दोस्तों। तो लीवर किस प्रकार पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करता है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग लीवर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि हम लोग समझ में आ जाए कि यह किस प्रकार से पाचन की क्रिया में हेल्प करता है। तो जो लीवर होता है दोस्तों, लीवर क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है। लीवर क्या है, ऑर्गन है। लीवर क्या है बोलेंगे तो ऑर्गन है, ऑर्गन है। अब जाहिर सी बात है, लीवर जब ऑर्गन है तो कोई ना कोई सेल से मिलकर बना होगा। तो लीवर एक सेल से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेटिक सेल्स कहते हैं। अर्थात लीवर जिस सेल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। और जो हिपेटिक सेल्स होती है उसमें हाईएस्ट रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। हाईएस्ट रीजनरेशन से तात्पर्य है कि इसमें पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा कि हम लोग परसेंटेज के रूप में जो है लीवर का डोनेट कर सकते हैं। तो लीवर में हाईएस्ट रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि लीवर में पाए जाने वाले सेल्स का नाम क्या है, हिपेटिक सेल्स है। तो हम लोगों ने देखा लीवर क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है जिसको हिपेटिक सेल से मिलकर बना होता है तथा हिपेटिक सेल्स में हाईएस्ट रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो अगला हम लोग देखेंगे लीवर। लीवर साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लीवर का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिपेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हिपेटोलॉजी। अर्थात स्टडी अबाउट लिवर एज नोन एज हिपेटोलॉजी। अर्थात साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लीवर का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। एक और बोलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर इज लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो लीवर इज लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। लार्जेस्ट से तात्पर्य है बड़ा, हेवीएस्ट से तात्पर्य है कि मतलब भारी, इंटरनल मतलब अंदर की ओर, ऑर्गन मतलब अंग। अर्थात लीवर अंदर की ओर पाए जाने वाले अंगों में सबसे बड़ा तथा सबसे भारी अंग है। तो देखते हैं कि इसे हम लोग सबसे बड़ा तथा सबसे भारी अंग क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका जो वजन होता है दोस्तों 1.5 केजी से 1.7 केजी के लगभग होता है। अगर इसके ग्राम की अगर हम बात करें तो 1500 से 1600 ग्राम के लगभग 1700 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। इस कारण इसे हम लोग हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कहते हैं। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या फिर सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। तो आप लोगों ने समझा कि लीवर जो है क्या है, एक ऑर्गन है तथा हिपेटिक सेल से मिलकर बना होता है तथा उसकी जो सेल्स होती है उसमें क्या पाई जाती है, हाईएस्ट रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। वही हम लोगों ने आगे देखा लीवर के जो अध्ययन की शाखा होती है उसे हम लोग हिपेटोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने लीवर के बारे में अध्ययन कर लिया तथा लीवर इज प्रोड्यूस्ड बाय बाइल जूस।
लीवर क्या करती है, बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। हम लोगों ने चर्चा किया था, अभी हम लोगों ने देखा था बाइल जूस का कलर कौन सा आता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर के पीछे कौन सा पिगमेंट, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन तथा इसका पीएच मान का भी अध्ययन हम लोगों ने कर चुका था, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है इसका। बाइल जूस क्या होता है, लीवर के द्वारा सीक्रेशन, लीवर के द्वारा स्रावित एक रस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल जूस कहते हैं, जिसका कलर ग्रीन कलर का होता है, जिसके पीछे का पिगमेंट क्या है, बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट के कारण इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तथा इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, लीवर के बारे में अध्ययन किया। तो जैसे ही लीवर क्या करती है, बाइल जूस का श्रावण कहाँ करती है, डिओडिनम वाले भाग में करती है। क्या करती है, जैसे ही लीवर से क्या होता है, बाइल जूस, हमने क्या लिया था मेजर अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड से लिया था। हमने क्या लिया था मेजर अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड लिया था। जैसे ही बाइल जूस कहां पर पड़ता है, फैट्स पर पड़ता है, तो इसका क्या होता है, फैट्स पर पड़ता है तो इसका क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है या इमल्सिफिकेशन होता है। दोस्तों इमल्सिफिकेशन से क्या तात्पर्य है, जैसे ही बाइल जूस कहां पर पड़ता है, यहाँ बाइल जूस कहां पर पड़ता है, जैसे ही फैट्स पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, जिससे उसका क्या होता है, 90 से 95% जो लिपिड्स होता है उसका क्या होता है, पाचन होता है। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले भाग पर। जैसे ही फैट्स पर पड़ेगा तो क्या होगा, फैटी एसिड के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ही जो जैसे ही लीवर के द्वारा बाइल जूस का सीक्रेशन कहां पर पड़ता है, फैट्स पर पड़ता है, तो क्या होता है, 90 से 95% भाग का जो है फैट्स का जो है क्या होता है, डाइजेशन होता है तथा फैटी एसिड के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। दोस्तों लिक्विड और लिक्विड का जो मिश्रण होता है, आप जानते हैं कि फैट्स भी लिक्विड है तथा बाइल जूस भी लिक्विड है, और लिक्विड का जब मिश्रण होता है तो उसे हम लोग पायस कहते हैं या फिर इमल्सन कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया क्या कहती है, इमल्सिफिकेशन या फिर पायसीकरण कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले भाग पर फैट्स का 90 से 90% फैट का जो है पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लीवर के बारे में अध्ययन कर लिया, कि हम देख लिए कि लीवर किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। तो अगला जो हमारा आर्गन था दोस्तों, कौन सा था, पेंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जुड़ा था, इसको बी करके हेडिंग डालेंगे आप, बी करके पेंक्रियास। जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े थे, जिनमें से हम लोगों ने एक पहला जो ऑर्गन था यकृत के बारे में अध्ययन कर लिया है, तथा अगला दूसरा जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है, पेंक्रियास है। दोस्तों पेंक्रियास के अगर स्ट्रक्चर की बात करें या फिर शेप की बात करें तो लीफ अर्थात पत्ती के समान इसकी संरचना होती है, अर्थात लिप लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास की संरचना का अगर देखें तो इसका संरचना क्या होता है, लिप के समान होता है। अगर इसकी खोज की बात करें, डिस्कवर्ड अर्थात इसकी खोज किसने की थी, अगर खोज किसने की थी करके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने पेंक्रियास नामक ऑर्गन या फिर ग्रंथि की खोज की थी। डिस्कवर की अगर बात करें तो लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने पेंक्रियास की खोज की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार उसके आगे अगर लिखेंगे आप लोग तो पेंक्रियास को दोस्तों मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहने का तात्पर्य है, ग्लैंड किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो समझे कि ग्लैंड किसे कहते हैं। दोस्तों ग्लैंड या फिर ग्रंथि उसे कहते हैं जो कि 3 प्रकार की चीजों का सीक्रेशन करते हैं, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। पहला क्या था, एंजाइम, दूसरा क्या है, जूस, तीसरा क्या है, हार्मोन्स, अर्थात ये 3 चीजों का सीक्रेशन करे उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। वहीं ग्रंथि में भी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से, पहला देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन, तथा तीसरा कौन सा ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे? जो जूस और एंजाइम का सीक्रेशन करती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तथा जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तथा जो तीनों प्रकार की चीजें बनाए, जूस, एंजाइम तथा हार्मोन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अर्थात पैंक्रियास जूस, एंजाइम तथा हार्मोन तीनों ही चीजों का सीक्रेशन करती है, इसलिए हम उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। वो अलग बात है कि कौन कौन से हार्मोन्स और एंजाइम का सीक्रेशन करती है उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा पैंक्रियाज का शेप कैसा होता है? लीफ के समान होता है, अर्थात पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। इसका खोज किसने किया था बोलेगा तो लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तथा इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्मोन्स, जूस तथा एंजाइम तीनों ही चीजों का सीक्रेशन करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। तो हेडिंग करके डालेंगे पैंक्रियाटिक सेल्स। तो पैंक्रियास कितने प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है? तो देखते हैं। पहला कौन सा सेल्स है? अल्फा सेल्स है। तथा दूसरा कौन सा सेल्स है? बीटा सेल्स है। तीसरा कौन सा? डेल्टा सेल्स। तथा चौथा जो है एफ सेल्स। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पैंक्रियास कितने प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे कि 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? तो अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा एफ सेल से मिलकर पैंक्रियास बना होता है। तो अल्फा जो सेल्स है दोस्तों, वह एक हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन का सीक्रेशन कौन से सेल्स करती है? अल्फा सेल्स, जो कि किस प्रकार की सेल्स है? पैंक्रियाटिक सेल्स है। दूसरा जो बीटा सेल्स होती है वो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? आप जानते हैं, इंसुलिन। तथा जो डेल्टा सेल्स होती है सोमेटोस्टेटिक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। सोमेटोस्टेटिक हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी सेल्स करती है? डेल्टा सेल्स करती है। और जो पैंक्रियास की जो चौथा सेल्स होती है दोस्तों, वो क्या सीक्रेशन करती है? एक जूस का सीक्रेशन करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जो पैंक्रियास की जो चौथी जो एफ सेल्स होती है वो एक प्रकार की जूस का सीक्रेशन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाया जाएगा? एंजाइम। तो हम देखेंगे आगे कि पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस क्या का सीक्रेशन करती है? पैंक्रियाटिक जूस क्या का सीक्रेशन करती है? एंजाइम का। जो पैंक्रियाटिक जो एफ सेल्स होती है वो जूस का सीक्रेशन करती है जिसे हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं तथा किस प्रकार पाचन की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में उपस्थित जो मेजर अमाउंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स तथा लिपिड, इनका पाचन होता है तथा हमको रिजर्व फूड के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस होती है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो एंजाइम कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। इसमें जो तो कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो एंजाइम है क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरा जो एंजाइम है क्या है? एमाइलेज। तथा तीसरा एंजाइम क्या है? लाइपेज। आप जानते हैं जो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तथा जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है वो किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा लाइपेज एल फॉर लिपिड्स, अर्थात जो लिपिड्स होता है उसका डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज नामक एंजाइम। जो लिपिड्स होता है उसका जो पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज नामक एंजाइम करता है। तो आप लोगों ने देखा जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से थे? ट्रिप्सिन था, एमाइलेज था तथा लाइपेज नामक एंजाइम था। तो जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन का जो डाइजेशन है
जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है दोस्तों कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। तथा जो एमाइलेज नामक एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और जो एल फॉर लिपिड, इसको याद करना और भी आसान है, एल फॉर लिपिड्स होता है, अर्थात जो लिपिड्स का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइपेज कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं हम लोगों ने मेजर पार्टिकल के रूप में क्या क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट लिया था, प्रोटीन लिया था तथा लिपिड से लिया था। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के पाचन के बाद हमको रिजर्व फूड के रूप में क्या क्या प्राप्त होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो आगे लिखना, आगे देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने पहला जो क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट लिया था, क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स लिया था। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर हुआ था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट का जो 70 से 75% जो भाग है उसका पाचन कहां पर होता है, मुख में होता है, अर्थात कहां पर हुआ था, माउथ में हुआ था। कहां पर हुआ था, माउथ पर हुआ था, सेलाइवा एंजाइम या फिर सेलाइवा एंजाइम की उपस्थिति में। तो हम लोगों ने देखा जो कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन कितना परसेंट, 70 से जो 75% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर हुआ था, माउथ में हुआ था। तो हमको किस रूप में प्राप्त हुआ था, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हुआ था। किस रूप में प्राप्त हुआ था, ग्लूकोज के रूप में हमको प्राप्त हुआ था। और आगे जो कार्बोहाइड्रेट, जो बचा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग में होता है। जो ग्लूकोज जो बचा हुआ रहता है उसका 100% पाचन कहां पर होता है, किसकी उपस्थिति में, आप देखे थे एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का 100% डाइजेशन होता है, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, जिससे हमको ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होता है, जो रिजर्व फूड के रूप में रहता है कहां पर, ह्यूमन बॉडी में। तो जो दूसरा जो हमारा मेजर पार्टिकल था वो कौन सा लिया था हम लोगों ने, प्रोटीन। प्रोटीन लिए थे। तो प्रोटीन का पाचन कहां पर हुआ था, स्टमक में हुआ था। स्टमक में कितना परसेंट प्रोटीन का पाचन हुआ था, 90% प्रोटीन का पाचन स्टमक में हुआ था। तो स्टमक में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन का पाचन हुआ था। तो हमको किस रूप में प्राप्त हुआ था, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स। हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटीन का पाचन कहां पर हुआ था, स्टमक में हुआ था। जब प्रोटीन का पाचन हुआ था स्टमक में, 90% प्रोटीन, ऑलमोस्ट 90% प्रोटीन का पाचन स्टमक में हुआ था, तो हमको पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स के रूप में प्राप्त हुआ था। जो बचे जो प्रोटीन्स के भाग थे उसका जो 100% डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग में होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन्स का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग में 100% होता है, जिससे कि हमको एमिनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है, एमिनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। तो अगला जो हमारा जो हम मेजर पार्टिकल्स के रूप में लिए थे, कौन सा लिए थे, लिपिड से लिए थे। लिपिड्स का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी उपस्थिति में, बाइल जूस की उपस्थिति में। कहा, किसकी उपस्थिति में, बाइल जूस की उपस्थिति में लगभग 90 से 95% लिपिड्स का डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग में होता है, बाइल जूस की उपस्थिति में। और जो बचे के जो लिपिड्स होते हैं उसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले में भाग में ही होता है। जब लिपिड्स का पाचन हुआ तो हमको क्या प्राप्त हुआ था, फैटी एसिड प्राप्त हुआ था। और जो बचे के जो लिपिड्स थे उसका पाचन डियोडिनम वाले भाग में ही होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बोलेगा, तो जब 100% डाइजेशन होगा तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लिपिड का 100% डाइजेशन होता है, जिससे कि हमको ग्लिसरॉल के रूप में रिजर्व फूड प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल नामक रिजर्व फूड के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, हम जो मेजर पार्टिकल्स रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स तथा लिपिड्स लिए थे उसका पाचन किस प्रकार होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में तथा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, या फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में बदलने की प्रक्रिया, या फिर इन तीन मेजर पार्टिकल्स का इन तीन स्मॉल पार्टिकल्स में, या फिर इन तीन स्मॉल पार्टिकल्स का इन तीन पार्टिकल्स में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो आप लोगों को डाइजेशन की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि हम लोग डाइजेशन किसे कहते हैं तथा इसके पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है।
ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग हम लोगों ने देख लिया, कौन सा था, डिओडिनम, डिओडिनम देख लिया। दूसरा हमारा कौन सा पार्ट था, जेजुनम, दूसरा हमारा कौन सा पार्ट था, जेजुनम। दोस्तों जेजुनम का कोई कार्य नहीं होता है, यह जो फूड होता है या फिर जो भोजन होता है उसे इलियम तक ट्रांसफर करने का काम करती है। ना ही इसमें भोजन का पाचन होता है, ना ही इसमें भोजन का अवशोषण होता है, यह सिर्फ इलियम तक भोजन को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, अब इसको लिखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एसआई। एसआई से तात्पर्य है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर टू इलियम, भोजन का ट्रांसफर का कहाँ करता है, इलियम वाले भाग में करता है। न ही इसमें भोजन का पाचन होता है, न ही पाचन, न ही अवशोषण। दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड भाग होता है उसे हम लोग जेजुनम कहते हैं। इस वाले भाग में न ही भोजन का पाचन होता है और न ही भोजन का अवशोषण होता है, ये केवल इलियम तक भोजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अगला जो हमारा पार्ट था वो कौन सा है, इलियम। इलियम दोस्तों, ये इलियम क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ एसआई, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। इलियम कहते हैं। इलियम में कुछ विलायक पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ एसआई, अर्थात थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अर्थात भोजन का इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। तो हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखें, अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट इलियम की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें दोस्तों इस प्रकार से रिजर्व फूड रहते हैं और इसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, विलाई कहते हैं। और विलाई का कार्य क्या होता है, रिजर्व फूड के संग्रहण या फिर रिजर्व फूड के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया देती है, सरफेस एरिया तैयार करती है जिससे कि फूड का रिजर्व हो सके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व फूड कहते हैं। तो हम देखेंगे कि रिजर्व फूड किस रूप में प्राप्त रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स लिया था। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किए तो हमको किस रूप में प्राप्त हुआ था, ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होता है, ग्लाइकोजन। तथा जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो हमको रिजर्व फूड के रूप में क्या प्राप्त हुआ था, रिजर्व फूड के रूप में हमको प्राप्त हुआ था एमिनो एसिड। तथा वैसे ही जब लिपिड का डाइजेशन हुआ था हमको किस रूप में प्राप्त हुआ था, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के रूप में प्राप्त होता है। ये तीनों किस रूप में रहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, रिजर्व फूड के रूप में रहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा भोजन का जब पाचन किस प्रकार हुआ तथा भोजन का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में होता है तथा किस रूप में रहता है, रिजर्व फूड के रूप में, ग्लाइकोजन। एक नोट करके लिखना आप लोग, मानव शरीर में रिजर्व फूड के रूप में रिजर्व फूड किस रूप में पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाने का कारण यह है कि हम लोग मेजर अमाउंट के रूप में सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो हमको ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा किस रूप में रिजर्व फूड पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान देना कि ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगला जो हमारा पार्ट था दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। अगर हिंदी में इसे लिखना चाहो तो लिख लो,
इसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसका जो लेंथ होता है दोस्तों 1 से 1.5 मीटर के समथिंग होता है। दोस्तों इसकी लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, किंतु इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहने का एक ही कारण है कि इसका जो डायामीटर होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में अधिक होता है। अर्थात इसका अगर हम डायामीटर की बात करें तो 3 से 3.5 इंच के लगभग होती है। इस कारण इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें, पार्ट ऑफ, इसे हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म में LI लिख देता हूं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है सीकम, दूसरा क्या होता है कोलन, तीसरा क्या होता है रेक्टम। इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा था इस प्रकार, हम लोगों ने देखा था ये क्या था, दोस्तों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो जहां पर से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता था उसे हम लोग क्या बोले थे, इलियम कहे थे। तो जहां पर से इलियम लास्ट होता है वहीं पर से क्या स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इस प्रकार से। तो जो ये क्या है पूरा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है सीकम, दूसरा कौन सा भाग होता है कोलन, तथा तीसरा कौन सा भाग होता है रेक्टम। जहां पर से एनस वाला भाग स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। अगर कोलन की बात करें, पहले सीकम की बात करें, तो यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। वर्मीफॉर्म एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। ऐसा ऑर्गन जो कि आज भी हमारे शरीर में उपस्थित है किंतु इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, उसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्मीफॉर्म में अपेंडिक्स का लोकेशन क्या है, तो वर्मीफॉर्म में अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले भाग में पाया जाता है। तो दूसरा जो इसका पार्ट है दोस्तों क्या है, कोलन है। कोलन को दूसरा क्या है, कोलन क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात बड़ी आंत का जो द्वितीय भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। कोलन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं, तथा इस वाले भाग पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने देखा जो पानी का अवशोषण है लार्ज इंटेस्टाइन के सेकंड भाग कोलन में होता है। यहाँ पर कुछ क्या पाया जाता है दोस्तों, ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड भाग होता है जिसे हम लोग कोलन कहते हैं, जहां पर पानी के एब्जॉर्प्शन की होता है, उसी वाले भाग में क्या पाया जाता है, स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। जो कि जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, जो स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु होते हैं दोस्तों, उसका क्या काम होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, सड़ा या गला देते हैं। डाइजेस्टिव फूड जो होता है, डाइजेस्टिव फूड को क्या कर देते हैं, सड़ा या फिर गला देते हैं। जब डाइजेस्टिव फूड को स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु सड़ा या गला देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीकस या फिर वेस्ट फूड कहते हैं। तो फीकस या वेस्ट फूड क्या है बोलेंगे तो जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु जो कि कोलन वाले भाग में पाए जाते हैं वो सड़ा या गला देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीकस या फिर वेस्ट फूड कहते हैं। जो स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो वेस्ट फूड को सड़ा या गला देते हैं या फिर उसको खाते हैं, तो उसके बाद क्या देते हैं, हमको 2 चीजें देते हैं। जब स्टीरिया कोलाई नामक फीकस या वेस्ट फूड को खाते या सड़ा देते हैं तो हमको 2 चीज देते हैं। नंबर 1 लिखेंगे विटामिन के देते हैं, तो दूसरा क्या देते हैं, B12 विटामिन देते हैं। अगर B12 विटामिन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं, कोबाल्मिन। B12 हमको देते हैं। जब स्टीरिया कोलाई नामक जीवाणु डाइजेस्टिव फूड को सड़ा या गला देते हैं या फिर उसको खाते हैं,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिकस कहते हैं। तो उसके बाद वो क्या देते हैं, हमको दो चीजें देते हैं, नंबर 1 विटामिन के तथा नंबर 2 विटामिन B12 हमको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड भाग है कोलन का भी हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है तथा उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है दोस्तों वो कौन सा है, रेक्टम है। इसे भी हम लोग चर्चा करते हैं। थर्ड जो पार्ट था क्या है, रेक्टम। ये थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन करके लिख लेना आप लोग। जो रेक्टम जो भाग है वो क्या करता है, स्टोर ऑफ रिजर्व फूड ऑफ वेस्ट फूड एंड रिमूव थ्रू एनस। जो वेस्ट फूड होते हैं उसका जो है रेक्टम वाला भाग क्या करता है, उसको रिजर्व करके रखता है तथा एनस के थ्रू शरीर से बाहर कर देता है। तो हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा जो मेजर अमाउंट होते हैं या फिर बड़े बड़े अणु होते हैं भोजन के, उनको छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करने की जो प्रक्रिया थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि एक तरफ हम लोगों ने क्या देखा था, एलिमेंट्री कैनाल देख लिया था तथा एक तरफ हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अध्ययन कर चुका था। तो उस प्रकार हम लोगों ने देखा तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम लोगों ने माउथ के अंतर्गत हम लोगों ने दांत तथा जीवा के बारे में अध्ययन किया। वहीं हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड भाग जो कि इसोफेगस कहलाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया तथा स्टमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तथा एनस पर जाकर हमारा इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तथा आज के लिए इतना ही तथा मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।